डिफाइन। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सेल का। प्रीवियस लेक्चर में आपको सेल की डेफिनेशन के बारे में बताया गया, इसके बाद शेप एंड साइज के बारे में बताया गया, और इसके अलावा जो है कंपोनेंट ऑफ द सेल यानी कि सेल का स्ट्रक्चर जो है वो बताया गया। इसमें बेसिक जो कंपोनेंट है वो कौन से होते हैं, जैसे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया। और इसके अलावा जो है साइटोप्लाज्म, जो इसमें फ्लूइड मौजूद होता है, उसके बारे में बताया गया। और फिर जो है न्यूक्लियस के बारे में बताया गया। यानी कि ये सारा का जो कुछ आपको बताया है ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे वो आपका जो न्यू टॉपिक है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे वो है वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि ये वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे होते हैं, इसको अगर डायग्राम बनाए तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले ये बना रही हूं मैं एनिमल सेल की। और इसके बाद यहां पे मैं ड्रॉ करूंगी प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसमें जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और इसकी आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल कहलाती है। लेकिन इसमें जो है प्लांट सेल में एक और लेयर भी होती है सेल वॉल के बाद, जो कि सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। यानी कि इसमें बेसिकली 2 लेयर्स मौजूद होती हैं। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ। इसके अलावा इसमें जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है एनिमल सेल में, सेंटर में मौजूद होता है। इसके बारे में भी पूरा डिटेल में लेक्चर हुआ था। और इसमें यहाँ पे साइड में मौजूद होता है ये न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके अलावा एक और कंपोनेंट बताया था कि यहाँ पर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है पूरे सेल में, जिसको बताया गया था साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, ये तो प्रीवियस लेक्चर में इनके कंपोनेंट के बारे में बताया गया था। अब बात होगी कि अब जो चैप्टर आपका है वैक्यूल, जो टॉपिक आपने करना है, ये प्लांट सेल में कहाँ होता है। प्लांट सेल में ये सेंटर में मौजूद होता है ये वैक्यूल इस तरह, और ये इतना बड़ा सा होता है। और इसी वजह से जो है न्यूक्लियस साइट में मौजूद होता है। और एनिमल सेल में ये जो वैक्यूल होते हैं एक से ज्यादा होते हैं और ये मुख्तलिफ जगह पे मौजूद होते हैं। ये क्या चीज है, वैक्यूल। कि प्लांट सेल में सेंटर में मौजूद होगा और एनिमल सेल में जो है 3 से 4 मौजूद होते, ज्यादा भी हो सकते हैं इससे। लेकिन ये जो है इनकी कोई फिक्स यानी कि जगह नहीं होती है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में ये सेंटर में ही मौजूद होते हैं। और इसमें जो मौजूद होते हैं ये जो वैक्यूल है इसमें न्यूट्रिएंट भी मौजूद होते हैं, और इसके अलावा जो है वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद होती है इन फ्लूइड में। ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है और ये जो इस तरह होता है कि इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद है, न्यूट्रिएंट भी मौजूद है, और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये टेम्परेरी होते हैं और इसमें जो है ये परमानेंट होता है। टेम्परेरी इस तरह के इसमें जो है वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह मौजूद होते हैं। जब ये फिल हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के करीब आते हैं, रप्चर होते हैं और इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकल जाता है। फिर ये दोबारा से इसमें जब अंदर की तरफ
बाउंड्री स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, इसमें में से भी जो है वाटर और मिनरल्स जो है वो एवोपरेट होते रहते हैं, लेकिन ये पूरा खत्म नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि सिर्फ श्रिंक होगा, सुकड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और फिर जब वाटर मिलने के बाद ये जो है वो फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब ये जो इसमें मौजूद होते हैं वाटर और मिनरल्स वगैरह भी, अगर इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह मौजूद होते हैं, फूड पार्टिकल, तो इसको फूड वैक्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो होते हैं प्लांट्स में ज्यादातर इसमें जो न्यूट्रिएंट मौजूद है या वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद होते हैं, तो इस तरह जो सेल है कंटामिनेटेड से भी जो है वो बच जाता है, कंटामिनेशन नहीं हो पाती है उसमें, क्योंकि सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसमें जमा होता रहता है। और इसके अलावा जो प्लांट सेल होते हैं इसमें वाटर भी स्टोर हुआ होता है। ठीक है, इसमें वाटर भी स्टोर हुआ होता है। और आपको पता है कि ये जो प्लांट का एक खास स्ट्रक्चर है, वो तो आपको पता है सेल वॉल है जो कि उसको एक खास शेप दे रही है, लेकिन इसके साथ ये वैक्यूल भी जो है प्लांट को एक खास शेप देने में मदद फराहम कर रहा होता है। किस तरीके से वो हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे, यानी कि ये तो आपको वैक्यूल पता चल गया, इसमें एक से ज्यादा, इसमें एक, अगर मैं प्लांट की पिक्चर आपको बना के बताऊं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि ये वैक्यूल किस तरीके से और क्या काम कर रहे होते हैं। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें प्लांट का, तो सबको ही पता है कि प्लांट के नीचे जो है वो रूट्स मौजूद होती है, और रूट्स का फंक्शन क्या होता है, ये रूट्स है। ठीक है, और रूट्स का फंक्शन क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स को जो है प्लांट्स में लेकर जाना। ठीक है, यानी कि जो ऊपर शूट मौजूद है, लीफ मौजूद है, फ्लावर मौजूद है, उन तक वाटर और मिनरल्स की सप्लाई में मदद कर रहे होती हैं ये रूट्स। और कौन से सेल्स होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं, जो वाटर और मिनरल्स को लेके जाते हैं, ये कहलाते हैं जाइलम के सेल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जाइलम के सेल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, तो ये जो जाइलम जो होते हैं, ये टिश्यूज, ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को, यानी कि यहाँ पे वाटर और मिनरल्स मौजूद होंगे, वो रूट्स के जरिए जो है यहाँ से यहाँ, यानी कि पूरे प्लांट में सप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, ये वाटर और मिनरल जो है वो रूट्स लेके, यानी कि जाइलम के सेल, अगर हम इसका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देखें, इसके अंदर सेल का स्ट्रक्चर, तो हमें पता चलेगा कि सेल, आपको जिस तरह पहले भी बताया कि हर जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन कर रहे होते हैं, इसीलिए उनके जो शेप भी अलग होती है और उनको काम के लिहाज से भी अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो ये जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को लेके जाते हैं। अब होता क्या है, जब ये वाटर और मिनरल्स को ऊपर लेके जा रहे होते हैं, तो आपको पता है कि प्लांट के हमें खास स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे मैंने ये जो बनाया, ये क्या, एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, किसके, प्लांट सेल का। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये जो लीफ है इसमें कितने सेल्स होंगे, ठीक है, इसका कोई आंसर तो नहीं दे सकता कितने होंगे, बहुत सारे हो जाए, 1000 भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन कि ये क्या है कि 1000 के करीब भी जो है इसमें ये इस तरीके से सेल्स मौजूद है, यानी कि एक सेल है, दूसरा सेल उसके करीब है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है, यानी कि बहुत सारे। और आपको पता है ये बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मैं इससे नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ये जो सारे सेल्स होंगे 1000 के करीब तकरीबन सेल, ये एक लीफ में मौजूद है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हर सेल में ये वैक्यूल भी मौजूद होगा, और हर वैक्यूल के अंदर जो है वाटर स्टोरेज है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब इस ये जो वाटर स्टोरेज, और इसीलिए हम वैक्यूल को जो है हम स्टोरेज बिन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टोरेज का काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे जब बहुत सारे ये वैक्यूल्स मौजूद होंगे छोटे छोटे, और उसमें सब में जो है वाटर स्टोर हुआ होगा, और ये वाटर कहाँ से आया होगा, ये रूट्स के जरिए भी आया हुआ होगा। लेकिन आपको पता है कि जो प्लांट्स मौजूद है तो उनमें क्या हो रहा है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है।
ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर जो है वो एवोपरेट होता जा रहा है। किस वजह से हो रहा है? सनलाइट की वजह से भी हो रहा है। ठीक है, सनलाइट इस पे पड़ रही है तो क्या हो रहा है कि वाटर एवोपरेट हो रहा है। तो एवोपरेट जो हो रहा है वाटर, वो कहाँ से आ रहा है? इन्हीं वैक्यूल से आ रहा है। ठीक है, यानी कि हर जो सेल है, हर में जो सेल में वैक्यूल मौजूद है, इनमें से पानी जो है वो सनलाइट की टेम्परेचर की वजह से जो है एवोपरेट होता जा रहा है। ठीक है, ये एवोपरेट होने के बाद, और इसके अलावा आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो उसमें भी वाटर यूज हो रहा है, मुख्तलिफ पर्पस है। अब इसमें जब वाटर ट्रांसपायरेशन के जरिए जो है लॉस होता जाएगा तो क्या होगा कि ये श्रिंक होता जाएगा, सेल श्रिंक होता जाएगा। जब पानी इसमें से कम होगा तो श्रिंक होगा। इसके एग्जाम्पल इस तरह भी समझ सकते हैं, इस तरह एक बैलून है, अब बैलून लेने के बाद क्या उसमें एयर को फिल करते हैं, एयर फिल करते तो आप देखते हैं उसका साइज इतना बड़ा सा हो जाता है। ठीक है, अब उसको जो है थ्रेड से बांध देते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ देर आप इसको रखा रहने दें, 3-4 घंटे गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें से हवा, जो एयर होती है बाहर की तरफ जो है निकलती चली जाती है, और जो बलून होता है वो क्या होता है? श्रिंक होता जाता है। थोड़ा थोड़ा करके आप एक दिन के बाद देखें तो आप देखते हैं कि बिल्कुल ही जो है वो श्रिंक हो गया है, उसमें से सारी की सारी जो एयर जो है वो निकल गई है। ठीक है, यह तो सबने देखा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ प्लांट में होता है कि इसने वाटर और मिनरल्स लिया और इसमें से क्या हुआ, पानी जो है वो एवोपरेट होता चला गया, तो ये जो होते हैं श्रिंक होते चले जाते हैं सर। और इन सब में जब श्रिंक होगा तो क्या होगा कि ये जो इनकी लीफ की शेप है ये चेंज हो जाएगी। पानी धारी सी बात है, इसमें से वाटर जब निकल गया है तो क्या होगा कि इनकी जो है वो शेप चेंज हो जाएगी। इस तरीके से ये हो जाएंगे, ठीक है, मुरझा जाएंगे। जिस तरह कहा जाता है कि श्रिंक हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, इनकी जो शेप है ये इस तरह चेंज हो जाएगी कि इसमें से बहुत ज्यादा अगर वाटर बाहर निकल गया है तो वो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगी इनकी शेप। ठीक है, और इसके आहिस्ता आहिस्ता होगा तो इसकी जो शूट है ये भी नीचे की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, यानी कि इसके अंदर, यानी कि अगर मैं ये सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये क्या हुआ है कि इसके अंदर ये जो वैक्यूल है ये क्या हो गया है, ये एम्प्टी हो गया है। ठीक है, ये वैक्यूल जो है वो क्या हो गया है, एम्प्टी हो गया है, खाली होता गया है। और ये क्यों होता गया है कि यानी कि इनको वाटर और मिनरल और नहीं मिल रहा है। अगर आपके घर में भी प्लांट्स मौजूद है तो आप देखते होंगे कि अगर आप डेली वाटर और मिनरल्स दे रहे हैं तो आपके जो प्लांट है वो ग्रीन होंगे और इनकी लीव्स जो है ब्रॉड फैली हुई इस तरह बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन भी वाटर ना दें, 24 आवर्स आप पानी ना दें, तो फिर आप देखते हैं कि लीव जो है वो इस तरह श्रिंक हुए नजर आते हैं, फोल्ड होने लगते हैं फिर लीव। ठीक है, और इस तरह। लेकिन आप देखते हैं एक दिन के बाद अगर आप दोबारा, आपको ख्याल आ जाए कि प्लांट्स को भी पानी की जरूरत होती है जैसे हमें है, तो अगर आप पानी दें उनमें तो आप देखते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वाटर और मिनरल जब उनको मिलता है तो यही लीफ जो होती हैं दोबारा अपनी असली कंडीशन में वापस आ जाती हैं। क्या होगा, यानी कि वाटर और मिनरल्स मिलने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये लीफ अपनी दोबारा कंडीशन में आ जाएंगी। यानी कि क्या होगा, ये वैक्यूल जो है फिर वाटर और मिनरल से फिल हो जाएगा। यानी कि अगर आप दोबारा इसको पानी दे दें इस प्लांट को तो क्या होगा, दोबारा से ये जो है अपनी असल कंडीशन में वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक वीक तक जो है वाटर ना दें तो फिर वो ये प्लांट खराब हो जाते हैं, फिर उनमें नहीं होती कि वो दोबारा, क्योंकि उनके सारे सेल डैमेज हो चुके होते हैं अंदर के, तो फिर वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ये नहीं क्या 2 दिन के बाद भी अगर उनको पानी मिल जाता है तो फिर ये दोबारा उसी कंडीशन में आ जाते हैं। होता क्या है, इसी वैक्यूल में जो है वाटर और मिनरल्स फेल होते हैं तो ये फिर कंडीशन में वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें ये प्लांट जो नजर आता है, अगर आप देखें आपकी बुक पेज नंबर 75 पेज पे डू यू नो की एक्टिविटी थी, ये वही एक्टिविटी थी जो कि मैंने अभी आपको ये प्लांट से समझाई है। इसमें भी आप देखें, जो आप देखेंगे कि फुल वैक्यूल दिखाया गया और एक में एम्प्टी वैक्यूल।
और उसके प्लांट की पिक्चर देख लीजिए और उस दूसरे की देख लीजिए जो आपको अभी यहाँ बना के भी मैंने बताई है कि ये यही बता रहे हैं कि किस तरीके से वाटर जब इसमें से निकल जाता है तो ये श्रिंक हुआ नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, आपको ये टॉपिक यकीनन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये वैक्यूल को आज मैंने एक्सप्लेन किया है। In science. In this video, I'd like to talk about the organelle, vacuoles. Vacuoles are organelles that store water and waste, much like a water tower stores water for a city. Vacuoles are storage sacs in plant and animal cells. They are not found in bacterial cells. In addition to storing water, vacuoles also store some waste. Let's take a look at the difference between the vacuole in a plant and animal cell. On the left, you'll notice that the vacuole for the plant cell is very large, and there's one central. The vacuole in animals are much smaller. In animal cells, the vacuole is little more than a large vesicle, which means it's a membrane-bound sac that can be filled up with water or waste material, and there's more than one in an animal cell. In a plant, it is much larger and you have a central vacuole. It is used to support the plant, and in this next video, you can see what happens when the vacuole is filled up with water. होमवर्क देख लीजिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं पहले करवा चुकी हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर मैं अभी बता रही हूँ आपको। साइटोप्लाज्म पे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके अलावा ये मुख्तलिफ किसी भी तरीके से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, नोट ऑन साइटोप्लाज्म पे भी आ सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं आप। क्लास 8 होमवर्क देख लें। अब ये आंसर है इसका। होमवर्क मैंने क्वेश्चन 7 दिया है, एक्सप्लेन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेंटर हेडिंग डलेगी, ये पैराग्राफ लिखिएगा, फिर साइड हेडिंग केमिकल कंपोजिशन। अच्छा, ये पॉइंट्स में लिखा गया है। आप इसी तरह एक पॉइंट जब कंप्लीट हो जाए, यानी कि एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाए, तो ज़रूर एक लाइन लीव कर दिया करें, फिर दूसरा लिखा करें, ताकि सफाई से काम नज़र आए। कुछ स्टूडेंट्स तो करते हैं और कुछ जो है बिल्कुल भी लाइन लीव नहीं करते, सारे पॉइंट्स एक साथ मिक्स हुए हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो सफाई का ख्याल रखा करें कि साफ काम किस तरह हो सकता है कि दूर से देख के आपको पता चले कि हाँ ये एक कंप्लीट हो गया, इसके बाद सेकंड इसका लिखा जा रहा है। ठीक है, और ताकि आपको याद करें जब भी वो आसानी रहे आपको। तो इस लिखने के बाद यहाँ तक आपका जो है केमिकल कंपोजिशन का ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सेंटेंस है, 3 सेंटेंस। इसके बाद फंक्शन की हेडिंग होगी, उसमें भी आप इसी तरह देखिए 2 सेंटेंस आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आपने पूरा जो है एक लिखने के बाद लीव करें, फिर दूसरा सेंटेंस। इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स है, फिर इसकी हेडिंग होगी, और ये यहाँ तक आपने लिखना है प्लास्टिड ETC। ठीक है, यहाँ तक आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन 7। इसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन आंसर है, वो नेक्स्ट क्लास में दिए जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।